ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमारा जो टाइम पीरियड होगा इट विल फ्रॉम 2008 टिल 22, दैट इज़ द लास्ट पीटी। ठीक है, और फ्रॉम दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीन आस्क्ड in the prelims examination, and also the component, the area from where within the polity the question are frequently asked, right? So right before moving further, there is an announcement that I want to make, is that the channel is going to start a revision come crash course for prelims 2023, which will start from the 1st March 2023 and will last till 30th April, that is 60 days प्रोग्राम ये होगा, जहाँ पे कि विल बी ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। सो प्लस माइनस 5 डेज आप लेकर चलिए कि हम ऊपर नीचे हो सकता है 5 दिन। सो 60 दिनों में हम बेसिकली एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे हमारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और करंट अफेयर्स के साथ कवर करेंगे, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन राइट बिफोर योर एग्जामिनेशन, राइट। So before moving further, I would like to give my brief introduction, which is that I am a PhD scholar right now at Indian Law Institute, New Delhi, right? And I am a JRF qualified candidate. Law में मैंने JRF qualify किया हुआ है। मैंने LLM किया है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से, सेम इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर आई एम परस्यूइंग माई PhD राइट नाउ। वहाँ से मैंने LLM किया है और मेरी LLB जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ माई लॉ बैकग्राउंड बेसिकली, एंड आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, राइट। दैट्स वाई द चैनल नेम इटसेल्फ इज विधि लॉ ऑप्शनल, विधि मास्टर लॉ ऑप्शन, राइट। राइट, सो लेट अस कम टू द पर्पस, the scope of this video, and the scope of this video is to discuss questions of polity and governance as to how questions are being asked from this particular area in the prelims examination. That is the first motive of this video. And next is how many questions are being asked. ठीक है, तो हम ये देखेंगे। Let us start from the number of questions that are being asked, so let us start from 2008. So when I was looking at the paper, I found around 10 questions which were from polity in the year 2008, ठीक है। and 2009 की अगर हम बात करें तो आई फाउंड 11 क्वेश्चंस, 10 की अगर बात करें तो आई फाउंड 9 क्वेश्चंस, 11 की हम बात करें तो आई फाउंड 12 क्वेश्चंस, एंड अगर हम 12 की बात करें तो आई फाउंड 21 क्वेश्चंस। गाइस, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए एवरेज कितना चल रहा है, 10 चल रहा है ना, और उसके बाद 11 से 12 में जब जंप हुआ तो डायरेक्टली 9 क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए, तो around two times questions has increased from 11 to 12। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक हम ट्रेंड तो डेवलप करते हैं अपने एनालिसिस से, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अगर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम फर्दर यही मान के चलें कि फर्दर डिक्रीज होगा, नहीं। देर आर ओकेजन्स वेयर there has been 5 questions from a subject in a previous year, and the next year they've asked around 15 to 20 questions from the same subject। तो लोग पिछले साल को देखकर ये सोचते हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर जाते हैं, बट झटका लग जाता है एग्जाम में जब पता चलता है कि उसी सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो इस भी ट्रेंड को आपको समझना है। वैसे एक जनरल ट्रेंड होता है और एक एक्सेप्शन होता है। तो जनरल ट्रेंड ये है कि आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड द एक्सेप्शंस आर दैट जहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए वहाँ पे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना।
ठीक है। सो दिस वाज टिल 2012। 13 में अगेन, 13 में इफ यू सी, 13 में दे हैव आस्क्ड अराउंड 17 क्वेश्चंस, ठीक है, अराउंड 17 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। 14 में दे हैव आस्क्ड 12 क्वेश्चंस, 15 में दे हैव आस्क्ड 13, 16 में देखो, 16 में दे हैव आस्क्ड 7 क्वेश्चंस। तो लगभग एक डिक्रीजिंग ट्रेंड मोर और लेस आ रहा है ना। लेकिन जब आता है 17 में तो अगेन 23 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे 7, अगर एक कैंडिडेट है जो 16 के पेपर को देखेगा और देखेगा कि यार 7 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो ये अगर दिमाग में बैठा ले कि पॉलिटी का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो रहा है, तो दैट इज अ रॉन्ग इंडक्शन दैट द कैंडिडेट इज मेकिंग। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ट्रेंड है उसके एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, और ये जनरली तब होता है जब बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिक्रीजिंग डे बाय डे, और बिलो 10 जैसे ही जाता है क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीका है यूपीएससी का हमेशा से, अगर आप देखेंगे, और ये सिर्फ पॉलिटी में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी इसी तरीके को यूपीएससी फॉलो करता है, अगर आप देखेंगे तो। उसी तरीके से 18 में देयर वर 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 19 में देयर वर 12 क्वेश्चंस, उसके बाद 20 में देयर वर 16, 21 में देयर वर 17 एंड 22 में देयर वर 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो देयर हैज बीन ट्रेंड ऑफ आस्किंग अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस पर ईयर, ठीक है। ये एक रेंज है। अगर हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, रेंज विल लाई फ्रॉम 12 to 15 क्वेश्चंस। सो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको 24 से 30 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, आई मस्ट से। यू वुड अग्री एज वेल, राइट। तो पॉलिटी तो यार ये आसान भी होता है, कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो हमेशा लक्ष्मीकांत अपने हार्ट में लेके चलता है, इजंट इट। तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भी, और बहुत ही डिजायरेबल सब्जेक्ट भी है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो लक्ष्मीकांत पढ़ेगा ही, पॉलिटी को पढ़ेगा ही, राइट। सो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि देखिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिटी है, उसमें मोर और लेस कुछ 10 एरियाज ही होते हैं, बेसिकली 10 टॉपिक्स ही होते हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट होते हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड पॉलिटी इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक एक पहला एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, इसकी फिलॉसफी क्या है एंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो व्हेन आई से व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है, साथ में हिस्ट्री क्या है इसकी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से बोरो किया गया है, कौन से कंट्री से कौन सा प्रोविजन लिया गया है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, किसके पास कौन सी कमेटी थी, किसके पास कौन सी सब कमेटी थी, कौन किसका चेयरमैन था, इस तरीके के क्वेश्चंस, क्या डिबेट हुए थे, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर प्रोविजन जो आज है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज, इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि कौन कौन से इसमें से फॉलोइंग चैप्टर्स कौन कौन से थे, या फिर कौन चैप्टर, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, लोकल गवर्नेंस, ये ओरिजिनली पूछा जा सकता है आपसे कि ये ओरिजिनली थे या नहीं थे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। फिलॉसफी की अगर हम बात करें, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें,
तो जो टर्मिनोलॉजीज यूज हैं जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, राइट, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, integrity, unity, fraternity, all those things. These are the philosophies of the Indian Constitution, which has been enshrined in the preamble itself, or that's why preamble is said to be the mirror of the Constitution, right? So preamble basically gives the philosophy of the Indian Constitution. Yes, our Constitution is a secular Constitution, ठीक है? Our Constitution is a socialist Constitution. Our Constitution is a republic Constitution. Our Constitution is a democratic Constitution. So our country is a democratic republic, sovereign democratic republic and all. So इस तरीके से आपको इसकी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा. ओरिजिनली प्रियम्बल क्या था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ प्रियम्बल में. फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो दो टर्म हैं ये कब ऐड हुए हैं, बाद में ऐड हुए हैं 42nd अमेंडमेंट से. तो ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं. तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और 2008 से लेके 22 तक में लगभग इसमें 23 से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर आप देखें तो ये बहुत ही रेलेवेंट एरिया हो जाता है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे अकॉर्डिंग वो है यूनियन. यूनियन में अगेन अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है. लेजिस्लेचर में क्या क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट, एवरीथिंग अबाउट द पार्लियामेंट, मेंबर्स, उनके पावर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना. हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड, सेलेक्टेड, डिफेक्शन क्या होता है, एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर दी स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा, व्हाट आर दी स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा, व्हाट इज ज्वाइंट सिटिंग, हाउ प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है. और उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इसके बारे में जो भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, ठीक है. व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, टू व्हाट एक्सटेंट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द व्हाट आर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना. सो इसमें अगर देखें 2008 से लेके 22 तक there were around 50 questions, 50 to 52 questions that has been asked, if you see, right. Now another important area is fundamental right, fundamental duties, DPSP, citizenship, ठीक है. ये अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है. फंडामेंटल राइट आपको पता है पार्ट 3 में है, फंडामेंटल डीपीएसपी किसमें है, पार्ट 4 में. फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, आपको पता है, ये पार्ट 2 में है. तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है ना. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं भाई, द राइट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स. तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है ये, विच डिफाइंस स्टेट. तो जो भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट स्टेट ओनली एंड फ्यू ऑफ देम आर ऑल्सो इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है ना. जैसे कि रिसेंटली आर्टिकल 19 हैज़ बिन डिक्लेयर टू बी इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल. आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा अभी केस लॉ है जिसमें ये हेल्ड किया गया है, ठीक है.
DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये सिटीजनशिप से। CAA का जब चल रहा था तो CAA का मुद्दा जो है ना अभी भी यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट, और जिस तरीके से अभी सेंसस होने वाला है एंड जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं इंडिया में, तो सिटीजनशिप हैज़ बिकम अ रेलेवेंट एरिया फॉर द एग्जामिनेशन इफ यू सी। सो यहाँ से अगर आप देखें तो 29 से 30 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2008 से लेके 22 तक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट के बारे में और स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। स्टेट में वही फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये पूछेगा इसमें। और यहाँ पे तो गवर्नर का रोल देखो, अभी रिसेंट टाइम में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि गवर्नर, द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी इन फ्यू ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है, तो आपको सेंट्रल स्टेट समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो जुडिशरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं तो समझता हूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, या जुडिशरी से देखा जाए तो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली देयर हैज बीन टसल बिटवीन द यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट एट वन साइड एंड द CJI एट द अदर साइड, जहाँ पे कि 2-3 मुद्दों पे बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द कोलिजियम सिस्टम और एनजैक वर्सेस कोलिजियम सिस्टम की जो अभी डिबेट चल रही है। उसके बाद ओपेकनेस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी, ये सारी चीज़ें अभी बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही हॉट डिस्कशन है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। और उसी तरीके से हाई कोर्ट के पावर्स के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देयर आर क्वेश्चंस दे मे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एज वेल, क्योंकि रिसेंटली CJI ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंडियन जुडिशरी, ठीक है ना। और वहाँ पे जो इनके पावर्स हैं वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो व्हाट आर द हर्डल्स इन दैट, तो दैट becomes again a area where the UPSC may ask questions from this particular sections of the judiciary, that is the district judiciary, कि उनके अपॉइंटमेंट क्या है, उनके पावर्स क्या है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो that becomes very important। उसके बाद हाँ, एक और एरिया होता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, और आते ही हैं क्योंकि जो अभी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट की, ठीक है ना, उसमें पंचायत का क्या रोल है, पंचायत की पावर्स क्या हैं वगैरह वगैरह, और वेलफेयर स्टेट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, वो ग्रास रूट एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज की जब बात करते हैं हम, तो वहाँ पे पंचायत्स जो लोकल लेवल पे पंचायत्स हैं उनके रेलेवेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए पंचायती राज, ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है, इससे पर्टेनिंग क्वेश्चंस, इनके पावर्स क्या है, इनका अपना एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ पे इनके पावर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से इनके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। और साथ साथ में इसको अगर हम रिलेट कर दें शेड्यूल 5th एंड 6th से, जहाँ पे कि लोकल गवर्नेंस, ऑटोनॉमस गवर्नेंस की बात की जाती है, तो उस तरीके से, और हम फिर जैसे कि ट्राइबल एरियाज में एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, जो कि पंचायत राज को एक्सटेंड करता है, वो आपको एक्ट का नाम बताना है कमेंट में। तो वो सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है कि
जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, नीति आयोग, SC ST कमीशंस, OBC कमीशंस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशंस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर NHRC, फिर वुमेन कमीशन। इस तरीके से सारे जो डिफरेंट उसके बाद लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन हो गया, लॉ कमीशन हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन बहुत रेलेवेंट है इस समय, ठीक है ना, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वहाँ पे हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है भाई, जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 324, ठीक है ना। उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन भी मेंशन्ड है, नीति आयोग मेंशन नहीं है, SC ST कमीशन मेंशन्ड है, OBC कमीशन भी मेंशन्ड है, CIC, ठीक है ना, ये नहीं है, ये वुमेन कमीशन भी नहीं है, लॉ कमीशन भी नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है, बट ये कहा गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स बिकॉज इसके पास बैकिंग है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाता है। आपको इसी तरीके से समझना है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो समझ में आ गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दो कैटेगरीज होती हैं अगर आप देखें तो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में दो कैटेगरी है, एक होता है स्टैट्यूटरी और एक होता है एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दीज आर फॉर्म्ड बाय लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड ये एग्जीक्यूटिव मोशन है। एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल NHRC, इस बॉडी को फॉर्म करने के लिए एक अलग से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट है, और यहाँ पे नीति आयोग, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने एक दिन नोटिफिकेशन निकाला और इसको फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी से आजकल का ट्रेंड जो रहा ना पॉलिटी का, वो गवर्नेंस एंड रिफॉर्म से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपकी पॉलिसीज आ जाएंगी, ठीक है ना, और कमिटी कमीशंस, ये सारी चीजें, और जितने भी, तो यहां से ये करंट अफेयर का पार्ट है और ये बहुत रेलेवेंट होता जा रहा है, और बाकी जो एरिया है वो मिसलेनियस हो गया। तो इस तरीके से पॉलिटी को अगर आप देखें, ठीक है ना, तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं अपने लिए, एक अपने लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने बाकी के समय में पॉलिटी को अच्छे तरीके से रिवाइज करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विल कम अप विद वीडियोस फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग लेकर आएंगे इसी तरीके से, ठीक है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट please subscribe to the channel if you seriously want to appear for the 2023, because we are coming up with the crash course, ठीक है। और क्रैश कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्च से विल बी स्टार्टिंग एंड दिस विल गो अप टू 30th अप्रैल ±5 days, ठीक है। और पूरा का पूरा हम 60 डे में पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज कर देंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस।